नमस्कार, जन्मोकेंजी लाइव से मैं सरोसिना नवरात्रि स्पेशल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि नारी केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है। आज हमारे साथ है काशी की एक ऐसी प्रेरणादायक महिला जो रेडियोलॉजिस्ट के रूप में न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करती हैं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाकर असंख्य महिलाओं के जीवन को नई दिशा देती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा आपकी। मैं बनारस से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मम्मी का घर है, पेरेंट्स का घर है, होम टाउन है, वो सारनाथ के पास एक गांव है हृदयपुर, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक बेसिक एजुकेशन थी। मैंने सारे कैटेगरी ऑफ स्कूल्स में विजिट किया। इनफैक्ट मैंने प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ाई किया हुआ है। तो फिर देन वहाँ पास में स्कूल से राज इंग्लिश स्कूल, वहां से मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया। देन फॉलोड बाई मैंने अपना पीएमटी का प्रिपरेशन किया एंड उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपनी एमबीबीएस जो है एम्स न्यू दिल्ली से किया है। एंड उसके बाद मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है एमडी रेडियो डायग्नोसिस, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से किया। उसके बाद मैंने 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी एम्स न्यू दिल्ली से किया। फिर मैंने मेरा इंटरेस्ट था वुमेन्स इमेजिंग में, तो मैंने इसके लिए एक अलग से फर्दर ट्रेनिंग लिया चेन्नई मेडिस्कैन में जा करके। अभी मैं हेल्थ स्कैन डायग्नोस्टिक में एज ए चीफ कंसल्टेंट की तरह काम करती हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो मेरे और दो ब्रदर्स, मेरे एक दो एल्डर्स सिबलिंग्स हैं। तो मेरी सिस्टर भी है, मेरे ब्रदर भी हैं, तो वो लोग भी मेडिकल फील्ड में है। मेरा ब्रदर इज न्यूरोसर्जन और मेरी सिस्टर जो है वो मेडिकल ऑफिसर है। तो हमारे घर में जो ऑल्दो मेरे फादर जो है वो इंजीनियर है, मम्मी हाउस वाइफ है, बट मेरे जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में थे। तो मुझे भी उनको देख करके मतलब उसी टाइम से ये हो गया कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना है। तो बस एक पर एक होते गया और यहाँ तक पहुंच गए। महिला डॉक्टर के रूप में आपकी यात्रा कैसी रही और किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेडिकल फील्ड में मतलब पहले तो मैं बोलूंगी मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने और इनफैक्ट अभी मेरे इन लॉज लोग हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने हम मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटी या जितनी भी मुझे चांसेस मिले हैं इस फील्ड में आने के लिए, किसी ने मुझे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी किसी ने मना नहीं किया। तो एज ए फीमेल बहुत बार लोगों को लगता है कि उनको बहुत सारे मतलब समाज के कि नहीं यहाँ नहीं जा करके पढ़ना नहीं है या फिर घर के पास रह के पढ़ना है, वो सब सारे ऑब्स्टिकल्स हमें एज ए फीमेल कभी भी नहीं मिला। हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो कोई हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। एज ए फीमेल हमें आई डोंट थिंक सो कि कोई एज ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है मेडिकल फील्ड में। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड ये डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कितना सीखना चाहते हैं, कितना यूज करना चाहते हैं। बट मैं अपने फैमिली के लिए काफी सपोर्ट मतलब थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें सारे अपॉर्चुनिटी को मतलब देने में और हमें कभी भी हमेशा सपोर्ट किया है, कभी भी रोका नहीं। डॉक्टर होने के साथ साथ एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि आप मरीजों से ज्यादा सहज जुड़ जाती हैं? तो हम बताना चाहेंगे कि जो मैं प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा वुमेन्स इमेजिंग का फील्ड है। मतलब कि मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उनसे डील करने के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, जो मेरी इमोशंस है फीमेल्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, वो शायद मेल्स में उतनी इमोशंस नहीं रहे। तो मैं फील्ड में करती हूँ, जैसे कि वुमेन्स इमेजिंग का मतलब कुछ ब्रेस्ट रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम है, या फिर जो नीचे बच्चेदानी से प्रॉब्लम्स है, या प्रेगनेंसी के दौरान के जो स्कैन्स होते हैं उससे और उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होती है, प्रक्रियाएं रहती है, वो सब मैं करती हूँ। तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंस मेक करता है कि जो इमोशनल सपोर्ट या एम्पैथी जो मैं दे सकती हूँ, मे बी वो मेल पार्टनर से मतलब मेल काउंटर जो रेडियोलॉजिस्ट है या फिर जो भी डॉक्टर से मे बी ना मिले। आपके अनुभव में भारतीय समाज में महिलाओं की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या क्या है? मेरा फील्ड है जिसमें मैं देख रही हूँ, इसमें महिलाओं में अभी देखा जाए तो बहुत सारे कैंसर अभी रैपिडली इंक्रीज होते रहे हैं। हम एज अ वुमेन्स इमेजिंग की तरह जब हम फील्ड में देखें तो हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें कि कैंसर की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि आजकल की जो यंग
महिलाएं हैं, जो यंग महिलाएं में क्या हो रहा है कि उसमें इनफर्टिलिटी, जो 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 बच्चे कंसीव नहीं करने की, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और कुछ कुछ बीमारियां जैसे इंडोमेट्रियोसिस होती है या पीसीओएस की, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई इसका अल्ट्रासाउंड या जांच कोई एक्सपर्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय तक डिटेक्ट भी नहीं हो पाती है। तो अगर आप मतलब कोई भी ऐसे किसी महिला को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, कोई बुजुर्ग महिला है जिनका कि पीरियड्स बंद हो गया, फिर से ब्लीडिंग आने लगी, या पेट फूल रहा है, कुछ नीचे वाले हिस्से में भारीपन लग रहा है, या छाती में गांठ कोई महसूस हो रही है, निप्पल से कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो आप प्लीज अर्लीस्ट कंसल्ट करिए और एक एक्सपर्ट्स के द्वारा अपना स्कैन कराइए। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने पीछे स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हैं, उसके पीछे क्या कारण है या समाधान क्या है? महिलाएं क्या रहता है कि महिलाएं सिर्फ अपना नहीं ख्याल रखती, वो जो हमारी सामाजिक परंपरा या जो बोले पैट्रियार्की सिस्टम है, उसमें ये है कि महिलाएं सबका ध्यान रखती है। वो चाहे बच्चा हो या हस्बैंड हो या इन लॉज है, सबका वो ध्यान देती है। लेकिन उस ध्यान में वो इतना उलझ जाती है कि उनको अपनी हेल्थ का नहीं रहता है। तो हम लोगों को ये सजेस्ट करना चाहिए, अपना एक वो देना चाहेंगे कि आपको भी अपनी सेहत का भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने बाकी परिवार के सदस्यों का सभी का ध्यान कर सकती हैं। तो आप भी अपना पीरियोडिकली ट्रीटमेंट या फिर जो भी है आप विजिट करिए, अपना जो भी रूटीन चेकअप है वो सब कराते रहिए। नवरात्रि जैसे पर्व के अवसर पर आप महिलाओं को स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहती हैं? नवरात्रि एक बहुत ही पावन टाइम समय होता है भारतीय संस्कृति का। तो महिलाओं से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम पीरियड को भी आप अपने हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली, अगर 9 दिन है तो आप उसमें आप अपना जो भी है उसमें आप अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो भी एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट या फिर इन लोग को विजिट करिए, तो अपना बेसिक जो चेकअप है वो सब करा लीजिए, जो भी है जैसे कि सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, या फिर रूटीन अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए कि आपके जो सारे शरीर के पैरामीटर्स है वो नॉर्मल है कि नहीं है, सो दैट आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं इस नवरात्रि के बाद। और स्पेशली हम प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बोलेंगे कि आप अपना जो 4 इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो जरूर कराइए। जैसे कि पहले अल्ट्रासाउंड्स हम लोग करते हैं एकदम शुरुआत में 6 से 8 हफ्ते के बीच में, देखने के लिए कि बच्चे में धड़कन आया कि नहीं आया और बच्चा बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं। कई बार आजकल हम लोग देख रहे हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपने सुना होगा, तो इसकी भी संख्या तादाद बढ़ रही है। तो ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरा अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं तीसरे महीने में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीएनबी स्कैन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे में कुछ अनुवांशिक जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम के बारे में उसके कुछ मार्कर है कि नहीं। साथ में हम लोग पूरा डिटेल बच्चे का जो बनावट की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि सिर बना है कि नहीं, हाथ पैर बने कि नहीं, वो सब भी देखते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जिसको हम लोग लेवल 2 बोलते हैं, एनोमली स्कैन बोलते हैं, टीफा स्कैन। ये 5वें महीने में करते हैं। इसमें हम पूरा हेड से, सर से लेकर के पांव तक पूरा बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स सही से बने हैं कि नहीं बने। अगर कोई बीमारी बच्चे के बनावट में कोई ऐसी दिक्कत होती है, कुछ जेनेटिक चीजें हैं, तो आप इसी टाइम पे अपना निर्णय ले सकते हैं कि आगे बच्चे को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। एंड लास्ट में हम लोग कलर डॉप्लर या ग्रोथ स्कैन कराते हैं, देखने के लिए कि हमें बच्चे का वजन कैसा है, पोजीशन कैसा है, पानी आसपास कैसा है, तो एक ताकि हम एक टाइमिंग डिलीवरी की प्लान कर सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब इस नवरात्रि के बाद अपने जीवन की स्वास्थ्य जर्नी को, यात्रा को नए तरीके से शुरुआत करें। क्या आपको लगता है कि स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज की नींव रख सकती है? बिल्कुल, हम इससे 100% सहमत हैं। जब तक महिला ही स्वस्थ नहीं रहेगी, क्योंकि महिला ही घर में देखा जाए तो वही सबका ख्याल रखती है। तो अगर महिला सही नहीं, महिला का स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, वही बीमार रहेंगी, तो उनके बच्चे जो कि हमारे आगे के पीढ़ियों के लिए हैं, जो आगे की जनरेशन है, वही नहीं ठीक रहेगी। तो महिलाओं का स्वस्थ रहना तो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके दृष्टिकोण से नारी शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? नारी शक्ति एक एक चीज से नहीं बनती है, ये बहुत चीजों का मिल करके एक शब्द है। तो इसमें हम पहला तो सबसे ज्यादा नारी शक्ति के लिए जरूरत है कि आपका एजुकेशन होना चाहिए,
आप एक एजुकेटेड रहें और इंडिपेंडेंट रहे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नारी शक्ति मतलब देखा जाए तो जो नवरात्रि के 9 दिन के रूप है, उससे ही मिल करके बनी हुई है। तो एक शब्द से नहीं डिफाइन कर सकते। इसमें आर्थिक, जो सांस्कृतिक, बहुत सारी चीजों को मिल करके ये बनती है। रेडियोलॉजिस्ट के रूप में आपने कौन सी घटनाएं देखी हैं जिन्होंने आपको नारी शक्ति की शक्ति और धैर्य का एहसास कराया है? एज अ रेडियोलॉजिस्ट जो हम अपने जो स्कैन्स करते हैं, ऐसे हम बहुत सारे इमोशनल्स ऐसे चीजें होती हैं। जैसे कभी भी हम लोग देखते हैं कि लोगों के ऐसे मिसकैरेज हो गए, बहुत बार उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, बहुत 10 साल बाद, 15 साल बाद हुए हैं, लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि ये नहीं हुआ। कोई 9 महीने तक किया हुआ है एंड जब स्कैन कराने आते तो लास्ट में आईयूडीज हो जाते। तो ये बहुत ही इमोशनल टाइम पीरियड रहता है। तो ऐसे में एज अ फीमेल हमने देखा कि हमें उनको कितने एज अ कैसे उनके समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वो एज अ एक नारी ही उनको समझा सकती है। कोई मेल शायद उनके इमोशंस को नहीं समझ सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो एज अ नारी के मतलब अभी जो हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे हम उनको समझा करके उनको काउंसिल कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? तो स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग बोलेंगे कि मैं बोलूंगी कि आप अपना पीरियोडिकली चेकअप कराते रहिए। कोई भी अगर आपको नॉर्मल से अब नॉर्मल आपके शरीर में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, या फिर कोई इल्डरली मतलब घर के बुजुर्ग लोगों में, आपके मम्मी पापा में कुछ ऐसे दिख रहा है, पेरेंट्स में, मदर्स में की या दादी में की ब्लीडिंग महीने के बाद हो रही है, या फिर कुछ गांठ महसूस हो रही है, तो इस सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना है। कोई भी अपने अनयूजुअल जो लक्षण है आपके नॉर्मल बॉडी में जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, तो आप तुरंत परामर्श लीजिए। क्योंकि अर्ली अगर हम जितना टाइमली उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको उतना जल्दी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड कैरियर के लिए है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है। आप जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, तब तक आप अपने आपको एक सशक्त नारी की तरह नहीं उभरेंगी। तो आपको भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कैरियर में इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आप प्लीज उसको ट्राई करिए, डरिए नहीं।